युवा हर देश का भविष्य होता है, लेकिन कहीं कहीं ये बर्बादी का कारण भी बनता है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में जो हो रहा है वो युवाओं को भटकाने का, उनके भटकने का परिणाम है। क्योंकि क्रांति करना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना सही है, लेकिन उस बदलाव के बाद क्या होगा, कैसे होगा, उसकी प्लानिंग भी जरूरी होती है, जो इन देशों में देखने को नहीं मिली। बात इस पर भी करेंगे कि पड़ोसी देश में इस तरह की घटनाएं भारत के लिए क्या संकेत हैं, क्योंकि इन देशों के बाद कुछ लोगों को उम्मीद है कि एक दिन भारत में भी ऐसा ही होगा। तो इस पर ही हम बात करेंगे। आजमगढ़िया अवनीश और उत्तराखंड की शांत वादियों से प्रशांत हमारे साथ है। तो नेपाल की जो स्थिति है, नेपाल के युवाओं की जो स्थिति है, क्या लग रहा है? मतलब ये जेनजी के लिए ही है सब या बड़ी प्लानिंग है? आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। मैं नेपाल के करीब हूँ इसलिए। नेपाल करीब तो यूपी भी है ना। यूपी भी है, लेकिन थोड़ा हमारा बेटी रोटी वाला जो रिश्ता है, आप उसका अगर उससे बात करेंगे, जो मतलब टनकपुर साइड में कहते हैं, कुमाऊं साइड में कहते हैं कि हमारा बेटी और रोटी वाला रिश्ता है नेपाल के साथ। और रिश्ता तो बहुत पुराना है मतलब हमारा, क्योंकि नेपाल ने तो आपको अपने में गिनने की कोशिश भी करी थी ना। भाई साहब, हम पे तो नेपाल ने राज भी किया है कई आपने राज किया। हम लोग तो मानते हैं कि हम लोग तो अवध से आते हैं, सांस्कृतिक ससुराल भी मानते हैं। माँ सीता, हमारी जो माँ सीता है, ननिहाल हमारा माना जाता है। हाँ, मतलब नेपाल और भारत के रिश्ते रोटी और बेटी के रहे हैं, वो भी रहे हैं, लेकिन उससे पहले राज भी किया। और उस मतलब अगर मैं टिहरी रियासत की बात करूं उत्तराखंड में, तो जब ये नेपाली जब यहाँ आए थे और कब्जा किया था एक बड़े हिस्से पे, इसमें उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा हुआ करता था, तो टिहरी की रियासत की राजा ने जाके अंग्रेजों से मदद मांगी थी। और फिर वो एक सिंगरौली संधि के बाद फिर नेपाली वापस गए थे। तो वो रिश्ता भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एक प्यार का रिश्ता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो नफरत का रिश्ता है। जो हमें अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे नेपालियों में दिख रहा है कि वो जो नफरत, जो हेट्रेड वो दिखा रहे हैं आगजनी करके, संपत्ति को नुकसान पहुंचा के, सरकारी संपत्ति को। अपने जिन लीडर्स को आइडल मानते थे कभी, उनको सड़कों पे पीटा जा रहा है आज के दौर में। तो ये कहीं से आंदोलन तो मैं नहीं कहूंगा इसको। अवनीश जी की राय कुछ और हो सकती होगी, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल आंदोलन। बिल्कुल, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि कोई भी आंदोलन जहाँ हिंसा होती है वो आंदोलन है ही नहीं। कोई आंदोलन होता है, आंदोलन में कुछ नियम होते हैं, कुछ नीतियां होती हैं, कुछ नेता होते हैं, कि कुछ नेतृत्वकर्ता होते हैं। इस आंदोलन में कोई एक ऐसी मांग नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से देखी जाए और उसको मनवाने का तरीका जो है वो जायज हो। जैसे जेनजी को लेके, मतलब जेनजी हर देश में ही होता है, और मेरा एक ही मानना है, जैसा आपने कहा ना कि कोई नेतृत्व करता नहीं है, तो एक बड़े बुजुर्ग की जरूरत आपको होती है। हाँ। और जिस तरह के ये आंदोलन यूथ वाले होते हैं, मुझे लगता है कि बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली बात होती है, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता। आप आंदोलन कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आप तोड़फोड़ कर देते हैं, जो आप अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो वो बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली बात है ना कि खुद को ही नुकसान। हाँ, वो 3-4 तर्क भी है ना कि आंदोलन हो क्यों रहा है। मतलब और कहीं ना कहीं से या तो उन मुद्दों को भुलाकर ग्रैब कर लिया गया इस आंदोलन को, इस रूप में जो आज चल रहा है। क्योंकि अब आप कुछ महीने पूरा पीछे देखेंगे तो राजशाही वापस लाओ के नारे वहाँ सड़कों पर चल रहे थे। वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। कुछ साल पीछे जाएंगे तो यही आंदोलन चलता था कि राजशाही हटाओ, लोकतंत्र लाओ। ठीक है, 17 साल के अंदर 14 आपके प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। यानी वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो रहा है, या ये एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है आज भी। और जिस तरह से वो बदलते हैं ना आपस में, ऐसा लगता है कि आपस में डील है दोनों पार्टियों की कि 6 महीने तुम रह लो, 1 साल मैं रह लेता हूं। तो वो इधर से उधर पासा पलटते हैं कि चलो आज तुम्हारे साथ टीम अप कर लेता हूँ, कल तुम्हारे साथ टीम अप कर लेता हूँ। जैसे हम 3 बैठे हैं, आज हमने सरकार बना ली, कल आप सरकार बना लेना। सत्ता का मलाई जो वो भोग रहे हैं, मतलब राजशाही हटने के बाद से, गलती राजनीतिक दलों की भी है। बिल्कुल है। हाँ, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा वहाँ, निश्चित है। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी, लेकिन सबसे ज्यादा है कि नीति नहीं बन पाई कोई। क्योंकि अगर आप नेपाली युवाओं को देखेंगे तो उनमें एक किसी भी देश में बेरोजगारी दर 6 तक पहुंचना एक सामान्य घटना बन जाती है, वहां 10 से ऊपर जा चुकी है। दूसरी बात है कि युवा आबादी जो है नेपाल की, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद रोजगार नहीं है। सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बना पा रही जिससे रोजगार या कोई नई फैक्ट्री आ पाए या कोई रोजगार के साधन बन पाए। क्योंकि अभी तक क्या है, देखिए, रोजगार की तलाश में कहाँ जाते हैं? भारत आते हैं, पड़ोसी देशों में जाते हैं। अब क्या है, युवा आबादी पढ़ लिख गई है,
वो लेबर वाले जॉब नहीं करना चाहती है। अभी तक था कि कृषि पे बहुत आधारित थी नेपाल, तो जो युवा था वो खेती बाड़ी करता था। अब वो वहां से उसका मूड निकल चुका है, वो भी चाहता है कि वो भी व्हाइट कॉलर जॉब्स करे, वो भी चाहता है कि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा जॉब, अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमा सके। तो वो अपॉर्चुनिटीज उसको नहीं मिल रही है पढ़ने के बाद। वो पढ़ने के बाद खेती नहीं करना चाहता, वो खेती छोड़ चुका है। वो चाहता है कि वो भी एक बढ़िया जॉब करे, बढ़िया डेस्क पे बैठे, लैपटॉप पे काम करे, बढ़िया गाड़ी में घूमे। तो सपने देख के सपने उसके बड़े हो चुके हैं। अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना है। अब वो सपने बड़े हो चुके हैं, उस सपने को वहाँ की सरकार पूरा नहीं कर पा रही, उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। ऊपर से भ्रष्टाचार और 2-3 फिर राजशाही को वापस लाना, ये 2-3 चीजें जो एक साथ मिली, और उसमें इस चिंगारी को आग में जिसने भड़काया, नाम जेनजियों का आ रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पीछे किसी न किसी का। मैं बीच में बताऊं, आप आंदोलन का स्वरूप देखिए। जैसे नेपाल में युवाओं का आंदोलन है, ये जनजी का आंदोलन का, युवा से एक क्लास नीचे मान लीजिए जनजी का आंदोलन है। मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार, रोजगारी, जिसपे बताया जा रहा है कि इसको लेके है। आप याद करिए कि भारत में एक आंदोलन इससे पहले भी हुआ है, और उस आंदोलन के जो साक्षी रहे हैं, अभी मैं पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम में उनको सुन रहा था, जयप्रकाश आंदोलन के नाम पे, जेपी मूवमेंट के नाम पे, उसमें आदरणीय राम बहादुर राय जी भी हिस्सा थे। वो आंदोलन जब शुरू होता है, उसका भी मुद्दा यही रहता है, और उस आंदोलन को नेतृत्व करने वाले भी युवा रहते हैं। लेकिन अभी आपने जैसे कहा ना, कोई नेतृत्व करता बुजुर्ग, ये आंदोलन विद्यार्थी परिषद लेके जब शुरू करता है, गुजरात से शुरू होता है, बिहार तक पहुंचता है। उसके बाद जयप्रकाश जी के पास लोग जाते हैं कि भाई साहब, ये ऐसे आंदोलन का स्वरूप बन रहा है, इसका नेतृत्व तो आपको करना है, हमको मार्गदर्शन चाहिए। शुरू में जयप्रकाश नारायण जी, जैसा किताबों में पढ़ा, उन्होंने भी कहा कि युवाओं का आंदोलन है, उद्दंडता होगी, हिंसा होगी, अराजकता फैलेगी, इसलिए वो तैयार नहीं होते थे। थोड़ा सा उनका मन नहीं बनता था युवाओं के नाम पे। लेकिन फिर वही मूवमेंट इतना शांतिपूर्ण तरीके से चला, इतना बड़ा बृहद रूप लिया, सत्ता भी परिवर्तित हुई, लोग इनकी बातें भी सुनी गई, और कहीं कोई अराजकता का नाम नहीं आप देखेंगे। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे आंदोलन इस तरह से चले कि ये सत्ता के खिलाफ ही होते, ये आंदोलन, जेपी का जो आंदोलन था, ये सत्ता के खिलाफ ही था। लेकिन इसमें कोई अराजकता इसलिए भी नहीं थी क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलेगा, हम लोकतंत्र में हमारा बहुत बड़ा विश्वास है। आपको याद होगा 2011 के आसपास जब अन्ना आंदोलन चला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से, वो भी सत्ता के खिलाफ था, वो सत्ता के भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से चला। उसमें भी बात है कि इनके खिलाफ, अच्छा, उसमें भी उस दौर के जेनजी, मतलब जेनजी वैसे एक टर्म है, लेकिन उस दौर के युवा ही उसमें शामिल थे। वो पूरा आंदोलन पहली बार एक तरह से टेक्नोलॉजी पे चला, फोन पे, आपके फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वो पहला, लेकिन वो उग्र नहीं हुआ। आप जेपी की बात कर रहे हैं, जेपी ने जिस जगह से वो आंदोलन शुरू किया था, गांधी मैदान से, जिस गांधी के नाम पे वो मैदान है, उसने कितने आंदोलन करे हैं जो कोई भी हिंसक नहीं है। चौरी, आपको याद होगा कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, ये जब विरोध कर रहे थे, तो उस दौर में एक चौरी चौरा कांड हुआ था, उन्होंने वो आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि वो गांधी हिंसा के वो नहीं थे, वो अहिंसक को बढ़ावा देते थे। तो जब वो आंदोलन वापस लिया तो उसकी आलोचना भी हुई, आज भी होती है कि वो आंदोलन एक सफल आंदोलन था, कई लोगों ने अपने जवानी खो दी उस आंदोलन में जो है। लेकिन इसलिए वो जो मेंटालिटी हम हिंदुस्तानियों में आ चुकी है कि अहिंसा से ही आंदोलन सफल हो सकता है, क्योंकि अब अगर आप देखें किसी संस्थान के विरुद्ध अगर आंदोलन चल रहा है, सरकार के विरुद्ध, आज भी अहिंसक तरीके से होता है। आप धरने पे बैठते हैं या प्रदर्शन करते हैं, आप सड़क में जुलूस निकालते हैं, अहिंसक तरीके से रहते हैं। अब ये नहीं होता। और उत्तराखंड में से मैं आता हूँ, उसको आंदोलन की जननी भी कहा जाता है। आंदोलन, हमारे इतने आंदोलन हुए हैं, कुली बेगार आंदोलन से अगर मैं शुरू करूं अंग्रेजों के टाइम से, चिपको आंदोलन आपको याद होगा, उत्तराखंड आंदोलन जो उत्तराखंड की मांग को लेकर चला है, उसमें गोलियां भी चली है, हमने कई अपने लोगों को भी खोया है, उसके बावजूद वो हिंसक नहीं हुआ। उसमें भी युवा थे, उसमें भी माताएं थी, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं हुआ। जिस तरह के हालात नेपाल में है ना, वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि नेपाल हमारी बाउंड्री से टच होता है। और जो आप अगर कहें कि अभी कल की बात है, उसकी शिवसेना के संजय राउत जी का मैं बयान सुन रहा था, वो पहले भी बोल चुके हैं वैसे ये बात, सेम चीज रिपीट उन्होंने कि जिस तरह से हालात नेपाल में वो भारत में भी बन रहे हैं, लेकिन वो भारत में कभी सफल नहीं हो पाएगा ये आंदोलन इस तरह से,
ये नेपाल में चल सकता है, बांग्लादेश में चल सकता है, पाकिस्तान में चल सकता है, श्रीलंका में चल सकता है, लेकिन हिंदुस्तान लोकतंत्र पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है और यहाँ के आंदोलन इसी तरह से चलेंगे। मुझे मुझे जो लगता है कि एक रीजन ये भी है कि इंडिया में सफल ना होने का, कि अगर आप मान लीजिए 30%, 40%, 50% भी अगर मान लीजिए आप हो सकता है मौजूदा सरकार से नाराज हो, लेकिन बाकी के 50% भी तो हैं। ठीक है, इन देशों में ये पैटर्न था कि जो बाकी थे वो शांत पड़े रहे और बाकी कुछ आए और उन्होंने वो कर लिया। दूसरा मेरा ये भी मानना है कि चलो अगर इंडिया में जैसे अब हम आ ही गए उस पर, तो कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इंडिया में ऐसा हो, लेकिन ये संभव तो नहीं है। और संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसमें मान लो कि अगर आप सपोज करो संसद में घुस भी गए, राज्य सरकारें तो बदस्तूर वैसे ही चल रही होंगी ना। बिल्कुल। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे राज्यों में उस तरह का माहौल बिल्डअप कर पाए कि सब जगह की राज्य सरकारें गिरने की स्थिति में हो जाएं। देखिए, और आप कह रहे थे ख्वाहिश, कुछ लोगों की ख्वाहिश ही नहीं, कुछ लोग प्रयास भी किए। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि आप पैटर्न देखिए, किसान आंदोलन हो चाहे पहलवान आंदोलन हो, कोई आंदोलन आप देख लीजिए, किसान आंदोलन में जब प्रदर्शन करते हुए लाल किले की प्राचीर पे चढ़ जाते हैं, भारत का ध्वज की जगह खालिस्तानी ध्वज लगाया जाता है, उसके बाद आप सोचिए कि अगर नेतृत्व, देश का नेतृत्व संयम नहीं बरतता, अगर एक भी गोली चल जाती तो वो भीड़ सीधे संसद भवन की तरफ कूच करती। राकेश वही का तो बयान भी था ना, हाँ, कि अगर लाल किले की तरफ अगर संसद की तरफ कूच कर देते तो एक ही दिन में फाइनल हो जाता। हाँ, तो कोशिश ऐसा नहीं है कि ख्वाहिश नहीं, कोशिश भी रही। जो अगर किसी के भी लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा हो अगर किसानों का, लेकिन उस लाल किले की घटना के बाद वो चीज भी हट गई उन लोगों के मन से, क्योंकि वो लोग कभी समर्थक नहीं रहेंगे हिंसा के। मेरा वही है ना कि अगर आप दूसरा पहलू आप देखिए कि लाल किले पे जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश की गई, राष्ट्रीय ध्वज को गिरा के वहां पे खालिस्तानी झंडा लगाया गया, अगर वहां पे थोड़ा भी संयम नेतृत्व नहीं बरतता, केंद्र सरकार नहीं बरतती, तो वो दिन आप भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला दिन गिना जाता। जब जैसे ही वहां पे फायरिंग हो जाती या कुछ भी हो जाता, वही मॉब कूच कर जाता संसद की तरफ, वही अराजकता दिल्ली में फैल जाती। और दिल्ली में अराजकता फैलने का मतलब है कि पूरा, आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ कि ये तो चलो सतर्कता बढ़ती गई, लेकिन उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे खटीमा, मसूरी गोली चली है, रामपुर देरहा में गोली चली है, उसके बावजूद भी संयम नहीं खोया लोगों ने, संघर्ष जारी रहा, सड़कों पर वैसे ही उतरे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों में थोड़ी संयमता भी है, हम लोग उग्र लोगों का साथ नहीं देना चाहते। जब ये वाले पूरे घटनाक्रम हो रहा था, जैसे मान लो किसान आंदोलन हुआ और ये सब घटनाएं, तो कई बार मुझे भी लगता था यार सरकार क्या कर रही है, शांत हो गई, बिल्कुल लट बजाओ, खत्म करो कहानी। बिल्कुल। पर अब जो ये पूरे घटनाक्रम हो रहे हैं पड़ोसी देशों के, वहां देख के समझ में आ रहा है कि सरकार अगर कुछ भी कर जाती तो वो, अभी क्या है कि मान लो अगर जैसे रास्ते बंद हो गए, कुछ हो गया, कितना नुकसान हो रहा है, मतलब पैसों का नुकसान हो रहा है ना। बंधक, पूरी दिल्ली बंधक बन जाती थी, फिर इरिटेशन तो होता ही था अंदर से। आपको दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाना हो, नोएडा की तरफ आना हो, सीए आंदोलन में आप देख लीजिए जिस तरह से महीनों बिजनेस में करोड़ों का नुकसान सरकार को होता होगा, लोगों को होता होगा। लेकिन अब के सिनेरियो देख के, इन पड़ोसी देशों को देख के लगता है कि ठीक है, वो नुकसान, वो दिक्कत, वो बंधक ठीक थी और सरकार सही कर रही थी। ऐसा नहीं है, इनको क्रांतियां भी कहा गया है। अगर आपको याद होगा, जैस्मिन क्रांति हुई थी एक बार 2011 में, तो वहाँ के राष्ट्रपति को 35 साल से जब राष्ट्रपति थे आबिदीन, उनको जहाँ हटना पड़ा, तानाशाही थी। अच्छा, ये इस तरह के आंदोलन जो नेपाल या बांग्लादेश में चले, इस तरह के जो आंदोलन है या इनको क्रांति जो नाम दिया गया, वो तभी सफल हो पाती है जब आप किसी तानाशाह के खिलाफ विरोध लड़ रहे हो। मिस्र में वही हुआ था, हटना पड़ा था। उसके बाद जितने भी ईस्ट अफ्रीका के देश हैं काफ़ी, उनमें ये क्रांतियां चली हैं बैक टू बैक। अब हिजाब वाला ईरान में देख लीजिए, वो चल रही है, उसको दबाया गया। चीन में भी एक 2020 के आसपास एक यंग 17 साल के लड़के ने एक हांगकांग को स्वायत्तता के लिए जब आंदोलन, उसको भी दबा दिया गया। भारत इस तरह से भी नहीं दबाता है किसी आंदोलन को, और भारत मिस्र या नेपाल या श्रीलंका को भी नहीं बनने देगा, ये भी तय है। क्योंकि लोग, सबसे बड़ा वही है कि हम, अटल जी ने कहा था ना कि देश रहना चाहिए, लोग सरकारें जाएंगी,
ये देश रहना चाहिए। तो सब में वो भावना है। आंदोलन का स्वरूप ही बता देता है कि आप किस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। आंदोलन की चर्चा ही हो रही, तभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा था, अब काफी चर्चा में था, राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा में था। रामस्वरूप महाविद्यालय की घटना आप लोगों को याद होगी, विश्वविद्यालय है, अराजकता के खिलाफ वहाँ पे कुछ छात्रों ने वहाँ पे आंदोलन किया, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होती है, बुरी तरह उनकी पिटाई होती है, फिर भी छात्र उद्वेलित नहीं होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात रखते हैं। हॉस्पिटल अभी भी उसमें से 3-4 की स्थिति सही नहीं, हॉस्पिटल में है। और उनका आंदोलन जब प्रदेश व्यापी आंदोलन बनता है, जगह जगह इस विषय को लेके पुतला दहन और इस तरह से प्रदर्शन होता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को विद्यार्थी परिषद के डेलीगेशन को बुला के इस विषय को संज्ञान में लिया जाता है और रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर कार्रवाई होती है। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, डिग्री को लेके, पैसे को लेके क्या क्या है, उनकी बिल्डिंग्स पे बुलडोजर तक चलता है। तो मैं इससे ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब आपका आंदोलन का स्वरूप सही है, आपकी नीतियां सही हैं, आपकी मांग सही है, जायज है, और आपके प्रदर्शन करने का तरीका जायज है, तो उसपे रिजल्ट परिणाम आता है। अभी मैंने कोई स्टेट ऐसा होगा जहां टीचर्स प्रोटेस्ट ना कर रहे हो या कोई प्रोटेस्ट ना चल रहा हो, लेकिन कोई भी, अब वो ले लीजिए, बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, रेप कांड के बाद इतने प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि जाके किसी ने गवर्नर हाउस जला दिया हो या सीएम आवास में घुस गया हो या सेक्रेटरीट में जाके नुकसान पहुंचाया हो। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ के यूथ है, जेनजी हैं नेपाल के, उन्हें अब ये लग रहा है कि यार ये तो तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला दी गई, अब तुम्हारे हाथ में कुछ बचा नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो उसमें शामिल थे, और कल मैं उनकी पोस्ट देख रहा था तो वो अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई सब टेक ओवर करो और ये शांत करो। हम इसलिए कर ही नहीं रहे थे, जितना ही आगे बढ़ गया, क्योंकि वो वही होता है कि भीड़ का कोई सिर पैर तो होता नहीं है, आप उसे कंट्रोल कर, मतलब वो कितनी बड़ी होगी, और उस भीड़ के सहारे तो शर्जील इमाम। वीडियो देखिए, इतने खुश हो रहे हैं लोग, मतलब वहाँ पे। और मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, इसमें एक फॉरेनर था, वो मतलब ब्लॉगिंग करता होगा शायद से, वो इतना परेशान है इस भीड़, उसको ये डर लग रहा है कि ये भीड़ इतनी मतलब ओवर हो चुकी है कि उस पर भी हमला कर सकती है, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं रहे हैं अपने आगे, उनको लग रहा है फ्रीडम मिल गई है। और नेपाल में ये घटना ऐसी होती है, और भारत में बैठे कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो आपदा में अवसर ढूंढ के उसको जोड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। मैंने कल देखा कि रवीश कुमार एक बड़े पत्रकार माने जाते हैं, वो अलग बात है कि आज इन दिनों यूट्यूब चला रहे हैं और उनके नाम से अलग अलग यूट्यूब बन जाते हैं, हर पोस्ट में वो रिक्वेस्ट ही करते रहते हैं कि एआई के भरोसे ये कर दिया गया, मेरा असली ये है। उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे को नेपाल के नारे से तुलना की। फिर उसपे एक कमेंट मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा कमेंट आया कि उसने कहा कि अगर रवीश कुमार जी, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि राहुल गांधी की इस मूवमेंट का असर नेपाल में पड़ा है, तो इससे भी आप सहमत हैं कि जो वहां पे हिंसा हुई, पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी को जलाया गया, तो क्या वो भी राहुल गांधी के आंदोलन से ही प्रेरित था? तो इस तरह की भी चीजें हैं कि लोग खोज लेते हैं। आपने राहुल गांधी का जब नाम लिया तो मेरे दिमाग में आया, खुरपेच ने सुबह एक खुरपेच एक ट्विटर हैंडल, उसने एक थ्रेड डाला है पूरा, और उसने ये बताया है कि जो राहुल गांधी की वेबसाइट rahul.in पे वोट चोरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी जो पीडीएफ थी वो अपलोड थी, उस पीडीएफ को उन लोगों ने डाउनलोड करा और उसका मेटा डेटा निकाला, और उस मेटा डेटा निकलने से उसमें टाइम आता है, टाइम जोन आता है, उससे ये पता चला कि वो पीडीएफ इंडिया में बनी नहीं है, म्यांमार या कहीं म्यांमार या मलेशिया के किसका, म्यांमार का है। तो अब उस कुछ दावे ये भी है ना कि टाइम जोन जगह छेड़खानी की जा सकती है, कुछ ऐसे भी दावे उसमें मतलब कुछ अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। किसी का ये कहना है कि वीपीएन जो है वो, अगर मतलब वीपीएन लगा के भी अगर काम कर रहे हो तो अडोबी जो टाइम जोन लेता है, अडोबी टाइम जोन वही लेता है जो सिस्टम का होता है। उसमें ये भी लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि स्क्रीन शेयर करके काम किया जा रहा हो, या सिस्टम डेस्कटॉप को रिमोट पे कहीं दिया गया हो जो वहां से ऑपरेट कर रहा हो या गाइड कर रहा हो, मतलब वो कहीं ना कहीं लिंक वहां है जो यूज हुआ है। बिल्कुल, संभावनाएं तो देखिए कई तरह की। मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले, कुछ दिन, 1 आध साल होगा, आप उनका एक स्टेटमेंट सुने होंगे, जब अमेरिका दौरे पे गए थे तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अमेरिका और ये जैसे देश चुप क्यों बैठे हैं, कुछ करते क्यों नहीं। और उसके बाद इस तरह का अगर ये
चीजें दिखती हैं, दोनों में समानताएं दिखती हैं कहीं न कहीं, हम्म। तो इसमें अगर सच्चाई है तो वाकई में राहुल हाँ, गांधी और उनकी टीम के खिलाफ अगर ये ये सच देश विरोधी कृत्यों के लिए उनको तो माफ नहीं किया जा सकता। अगर ये सच है, और अगर इसे हम वैसे भी मान लें कि भाई इंडिया में लोग दावे तो ये भी है ना कि राहुल गांधी के हर एक्शन के पीछे विदेशी ताकत हैं कुछ, जो भारत को अस्थिर देखना चाहती हैं, चाहे वो सोरोस का नाम लें या अभी हाल ही में इनके एक नए फैन आए हैं गुंथर, ऑस्ट्रिया के, जो तथाकथित अर्थशास्त्री हैं। नहीं, उन्होंने एक नक्शा दिया था कि भाई भारत के इतने टुकड़े होने चाहिए, और उसमें खालिस्तान का एक पार्ट था, बांग्लादेश को ये मिलना चाहिए, पाकिस्तान को ये मिलना चाहिए। तो इंडिया कहीं जाके वो थोड़ा सा बंगाल के नीचे, उड़ीसा के आसपास कहीं दिखाया था उन्होंने, कलिंग वाला पार्ट। तो ऐसे लोग भी हैं जो, और वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी शायद नाम भी ना जानते हो, या मुझे नहीं पता कि उसे जानते हैं नहीं जानते, लेकिन इस तरह के लोग भी हैं जो की रुचि इसलिए भी हो गई होगी कि नेहरू गांधी परिवार का एक इतिहास भी रहा कि टुकड़े करना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई चीजें, तो उनको लगा होगा कि हाँ बाप दादा नाना ने कुछ ऐसा किया, तो राहुल गांधी में उनको संभावनाएं दिखी होंगी। कांग्रेस क्या के पता, टुकड़े हो चुके हैं। हाँ कांग्रेस के टुकड़े तो लगातार ही हुए हैं, और ये टुकड़े जो हुए हैं इनसे बेहतर निकल के जो आए हैं, जो ले लो आप, हाँ वो एक एक स्टेट में सरकारें हैं, उतनी जगह तक कांग्रेस की सरकार नहीं होगी जितना इनसे टुकड़े निकल के लोग बने हैं। जगनमोहन रेड्डी अपना, और टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने में जेएनयू तक पहुंच मतलब जाते मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ठीक है, तुम जो भी काम कर रहे होते, मतलब मैं एक एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट कर रहा था, उसमें भी मैंने, मतलब मेरा सवाल यही था एस्ट्रोलॉजर से कि राहुल गांधी की कुंडली में ऐसा क्या है कि वो आदमी जहां हाथ लगाता है वहां मिट्टी हो जाती है, चाहे सोने को लगा दे चाहे हीरे को, क्योंकि वो आदमी करने कुछ चलता है, होता कुछ है। आप देखो ना, इसमें भी एक फॉरेन एंगल, चाहे वहां बैठ के किसी डिजाइनर ने वो डिजाइन करी, चाहे कुछ भी करा, हम ये नहीं कह रहे कि उसमें कोई डीप स्टेट लग गया था, या हो सकता है डीप स्टेट भी हो, पर एक मिनिमम ये मान लो कि एक अच्छा बेस्ट डिजाइनर आपने वहां से, इंडिया में नहीं मिल रहा था आपको उस तरह की चीजें डिजाइन करने वाला। प्रॉब्लम हो दूसरा और राहुल गांधी के साथ दूसरी समस्या ये कि जब भी कोई मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं या कोई बड़ा संसद का सत्र चला, उसके बाद इनको एक रिलैक्स के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ती है। अभी वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन, बिहार में इतना यात्रा निकालना, ये वो माहौल बनाए खूब, उसके बाद तुरंत ही चले गए। खैर मुद्दा भी बोगस था और फेल भी हो गया, क्योंकि अभी कल ही शायद मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, किसी ने याचिका पीआईएल डाली थी और उसमें बोला कि ये है, उनके क्या बकवास सा मुद्दा लेके आ गया, तो ये कुछ है ही नहीं है। और तो देखिए एक चीज राहुल गांधी पे ही चर्चा हो रही है, एक चीज जुर्माना लगा दिया। हाँ जुर्माना भी लगा है। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था उपराष्ट्रपति का चुनाव का, राहुल गांधी आपने भी शायद देखा होगा, वोटिंग के लिए आते हैं, उनके साथ दो लोग और रहते हैं, इशारा किया जाता है कि इधर चलना है, वो अपनी धुन में इधर जाते हैं, फिर दौड़ के एक सुरक्षा गार्ड उनका जाता है कि नहीं इधर, फिर कल तो अजीब सा, मतलब उसका चेहरा देख के लग रहा था कि मतलब जैसे, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई नशा या ऐसा, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई समझ नहीं पा रहा है। बोलते बोलते पता नहीं कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाते हैं। कल भी जब रायबरेली में थे तो अचानक से बोल पड़े, किसी ने, रिपोर्टर ने सवाल किया कि वीपी इलेक्शन पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे, तो फिर उन्होंने वही अपना नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला। फिर उन्होंने कहा आपको क्या लगता है कि ये वीपी का इलेक्शन भी में भी वोट चोरी है? कहता है 100%। अरे भाई वीपी के इलेक्शन में कहाँ से वोट चोरी हो जाएगी? अच्छा वो उसी तरीके से हुआ है जो आप डिमांड करते आ रहे कि बैलेट से हो। दूसरा, आप अपने इंडिया गठबंधन के लोगों को बांध नहीं पाए, क्रॉस वोटिंग हो जाती है। आप, अच्छा आप ही कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालना। हाँ ये भी एक बयान आता है, अंतरात्मा तो भाई उन सांसदों ने सुन ली होगी, अंतरात्मा की आवाज, डाल दिया होगा वोट। अच्छा भाई अखिलेश यादव का भी तो यही बयान आया कि अंतरात्मा की आवाज सुन के आवाज। इलेक्शन से पहले देखिए डिसाइसिव था कि जीतेगा कौन, क्योंकि नंबर्स ही नहीं है ना, नंबर गेम सबको पता था। हाँ ये भी ठीक है कि ये तो ओपन इलेक्शन होते हैं, कैलकुलेशन उंगलियों पे होती है, ठीक है, तो ये था तय कि भाई कैसे होगा और कौन जीतने वाला है। हाँ ये भी ठीक है कि भाई हार लड़ना से बेटर है कि आप एक ऑप्शन दीजिए, मतलब एक तरफा हार मानने से, तो वही इंडिया गठबंधन ने किया, मैदान में उतरिए, आप कॉम्पिटिटिवनेस दिखाइए, वो उन्होंने किया। अच्छा वो उस हार में भी जीत मानते, कह रहे हमारे नंबर बढ़ गए, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया है। जब मैं पिछले इतने टाइम से, जब ये वीपी और उसके लिए होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, मतलब मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि जो ये इंडी गठबंधन है, ये कैंडिडेट को कैसे तैयार करती होगी कि भाई साहब चलो आपको एक चुनाव हारना है, मतलब ऑलरेडी पता है ना भाई कि जैसे मार्केट हलवा को शायद पिछली बार लड़ाया था धनखड़ जी के, मार्केट हलवा थी, कौन थी? हाँ मार्केट हलवा वो कांग्रेस की ही थी।
मैं वही कह रहा हूँ कि तैयार कैसे, आपको पता है जो लड़ रहा है उसे भी पता है कि तू हारेगा, पहले से पता है, लेकिन फिर भी इतिहास में दर्ज भी फला के सामने फला जी, छोटू मल लड़े थे। से तो वो आपने ध्यान होगा कि एक आदमी था, पता नहीं कहाँ का था, उसने लेके पंचायत पार्षद से लेके और राष्ट्रपति तक का वो भरा हुआ था। देहरादून में एक सरदार खान है, पप्पू, उस पप्पू है या एक नहीं, एक गुप्ता भी है, हाँ कोई गुप्ता जी हैं, वकील हैं शायद पेशे से, मुझे ध्यान नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं आपको बहुत सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन मैंने हर चुनाव में उनको, मतलब चाहे वो ईवीएम में, बैलेट में, अभी पिछली बार चुनाव हुआ था इसके पार्षद के, मैंने हर चुनाव में उनके पोस्टर देखे हैं, हर चुनाव में उनको लड़ते हुए देखा है, वो चाहे पार्षद का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, वो कोई चुनाव छोड़ते नहीं है। तो शायद वो उनका वही है कि इतने चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे होंगे, या वो अखबार में जब भी छपे, जब वो अगली बार लड़ेंगे, हाँ तो अगली बार जब लड़ेंगे तो वो लिखा होगा, जैसे ये तो नहीं कि रिकॉर्ड 13 बार के सांसद, तो फलां जी के आगे लिखा जाएगा रिकॉर्ड 57 बार के हारे हुए प्रत्याशी। तो वो जज्बा भी है एक। ऐसी एक जस्ट फॉर फन, राहुल गांधी की तरह। मेरे पास के गांव के एक थे, मतलब मैं तो छोटा ही था, मैं मतलब उतना प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन सुना कि वो सांसद के चुनाव में खड़े हो गए। आम आदमी तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब उस टाइम में शायद कुछ एक जिप्सी की व्यवस्था उन्होंने अपने लिए कर ली थी। अब कुछ ऐसा था शायद उस टाइम कि अगर आप सांसदी का वो बढ़ते हैं तो शायद सुरक्षा में मिलती आपको है। मिलती है। तो वो भाई साहब इसी में ही खुश थे कि बढ़िया एक सुबह पुलिस वाला आ जाता है जो शाम तक उनके साथ घूमता है। उन्हें पता था होना जाना कुछ नहीं है, 4 गांव में लोग जानते हैं, बस वहाँ बैलेट पेपर में सांसदी के, वो उसमें ही खुश थे। आप तो गांव बता रहे हैं, 10-15 साल पहले की बता रहे हैं कि मैं, हमारे मित्र हैं जो नियमित हमारे साथ उठना बैठना होता है, हरियाणा के हैं। 15 साल पहले की बात है, वो खुद चुनाव लड़े, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं इस समय। चुनाव इसलिए नहीं लड़े कि जीतना हारना अपनी जगह है, लेकिन एक अनुभव लेने के लिए किस तरह से होता है। और चुनाव का जो उनका रोचक अनुभव आया था कि उन दिनों वो गूगल से इतने ज्यादा पैसे वगैरह आ जाते थे, टेक्निकल रूप से बहुत समझदार व्यक्ति थे और एड से बहुत पैसे कमा लिए थे। तो चुनाव का वो उनसे बातचीत जब होती है ना, तो बताते हैं कि जब मैंने पर्चा भरा, फिर जिसके खिलाफ भरा, उस समय वो सरकार में कोई बड़े पद पे थे, उनके बेटे के खिलाफ, मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ था। तो उन्होंने बताया कि जब आप चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरते हैं तो आपकी कई सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, कि आप उसके पास पे 4 गाड़ियां आपको मिल सकती हैं, ये हो सकता है। तो उसका उपयोग आप चुनाव प्रचार में आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी बूथ पे जा सकते हैं। कई लोगों के फोन आए दबाव बनाने के लिए, बैठने के लिए, ये वो उनका, मैं तो जस्ट ये अनुभव के लिए किस तरह थोड़ा 10-20 लोग पूछने शुरू हो ही जाते हैं कि भाई साहब, अरे भाई। कुछ लोग तो चुनाव इसलिए भी लड़ते हैं ना कि शायद सामने से कुछ ऑफर आ जाए, और मैं बैठने के लिए मतलब चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग खड़े इसलिए होते हैं कि वो बैठ जाए, उनकी ट्रिक यही होती है। और पैसे देकर लोग खड़े भी करते हैं। मतलब ये जो ये वोट काटने के लिए, मतलब लोगों की कैलकुलेशन मैंने ये देखी है कि उसे पता है कि मुझे इतना वोट अगर मैं कटवा दूं किसी तरीके से इस कास्ट का या इन लोगों का, तो ये उसे जो जाने वाला था ये कहीं नहीं जाएगा और मुझे फायदा हो जाएगा। तो लोग 1-2 लाख रुपए देके छोटे चुनाव में कि भाई पेपर भर, थोड़ा बहुत मीठा वीठा खिला। सिमिलर नाम से छोटे चुनाव की बात कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में शासन चुनाव होते हैं, मैं पिछले 8-10 साल से लगभग प्रत्यक्ष रूप से मैं देखता हूँ। जैसे आपका नाम हर्षा त्यागी है, तो इसी नाम का बंदा लाएंगे के लिए आपने किया, आपको एनएसयूआई चाहे विद्यार्थी परिषद चाहे ऐसा किसी संगठन से आपको टिकट मिल गया, आप वहां पे अच्छे पोजीशन पे हैं, तो अगर एबीवीपी से मिल गया तो एनएसयूआई उसी नाम से कोशिश करेगा कि एक पहले से पर्चा वो करा दे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देगा। भाई कुछ नहीं तो 1000-2000 वोट तो काट सकते हैं। विधानसभा में भी होता है और सेम नाम के कई डमी कैंडिडेट उठते हैं। एक विधानसभा में क्या होता है कि 10-20 हजार वोटों का जीत हार का अंतर ज्यादातर होता है, लेकिन विश्वविद्यालयों के चुनाव में एक बहुत बड़ा मार्जिन रखता है कि अगर 2000 वोट आप काट दिए। स्वरूप बहुत बदल गया, मतलब पहले कितनी सादगी से चुनाव हुआ करते थे और अब पूरा धन बल का खेल है। मतलब सारी कैलकुलेशन हो गई। अगर आप पहले देखो, अगर आज की डेट में पंचायत चुनाव जब होते हैं, चाहे प्रधानी के, जिला पंचायत चुनाव को ऐसा माना जाता था कि वो लड़ना पसंद नहीं करता था और इजीली लोग जीत जाते थे, क्योंकि तैयार, मतलब उस क्षेत्र में आदमी नहीं मिलता था। 40 गांव का एक जिला पंचायत का वार्ड बना, अब उसमें आदमी खाने कमाने। अब आप देखो प्रधानी में 50-50 लाख रुपए लोग खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब उसमें चाहे 5 साल में 1 करोड़ ही आए, अगला 50 लाख 60 लाख फूंक दे रहा है। तो
उस तरीके से सादगी की बात करूं तो वीर चरण सिंह गढ़वाली हैं, उत्तराखंड, मतलब तब तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अगर किसी को नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि अफगानिस्तान में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया था, अंग्रेजों की फौज में हुआ करते थे। उसके बाद तो तो वीर चरण सिंह गढ़वाली जी ने जब पहला चुनाव लड़ा तो मतलब लोग बताते हैं कि वो निकलते, अच्छा तब चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता था, बरेली तक जाता था, पहाड़ से बरेली तक जाता था, ये मतलब उत्तर प्रदेश के टाइम की बात है। तो अक्सर रात को निकलते थे साइकिल पे या ऐसे कुछ, तो अपने एक लालटेन लेते थे। अब गांव होते हैं, सब गांव कवर करना मुश्किल होता है अगर पहाड़ में आप घूमे ही हैं, तो नीचे से वो ऐसे लालटेन दिखाते थे, फिर वहां से गांव से लालटेन बाकी लोग दिखाते थे। अच्छा, तो उससे वो कैलकुलेट कर लेते कि मुझे यहाँ के लोगों का समर्थन मिल गया है। ओके। तो मतलब इतनी सादगी से मतलब आदमी ने चुनाव, कितने अच्छा वो हारे हैं, चुनाव हारे हैं, वो जीत नहीं पाए, इतने बड़ा चेहरा होने के बाद भी वो नहीं जीत पाए। तो लेकिन वो जो तरीका था जानने का कि भाई क्योंकि वो उनके पास नहीं था पैसा, वो नहीं पैसा खर्च नहीं, इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, पहाड़ पहाड़ चढ़ना बहुत, और इतना लंबा क्षेत्र को कवर करना। तो जो तरीका था ना, ये बहुत मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। रोचक था, अद्भुत था। अब तो वो हार गए। मैं बता रहा हूँ कि बनारस में अभी कुछ समय पहले तक 7 बार विधायक रहे, उनका रिकॉर्ड दादा दादा लोग कहते हैं। गोदौलिया पे एक तंग गलियों में उनका मकान, 7 बार विधायक रहे हैं, और पुराना सा मकान जैसे बनारस के स्ट्रक्चर में, और 4 व्हीलर तक नहीं, स्कूटर से चलते थे। और उनका गोदौलिया थोड़ा घना सा है, तो सुबह निकलना, किसी के यहाँ चाय पी लिए, 40 लोगों से संपर्क हो गया, दोपहर का खाना किसी के यहाँ खा लिए, उनके यहाँ हो गया, शाम, ऐसे सुबह से निकल के शाम तक पैदल पैदल ही घूमना रहता था। रोचकता इस बात की है कि एक बार मुझे याद है 2007-8 में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्रों का एक आंदोलन का कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था। उसमें इनको, बीजेपी से विधायक थे, इनको छात्र संगठन ने बुलाया था कि भाई ये स्कूटर से पहुंचे, चक्का जाम उनका कार्यक्रम, स्कूटर से पहुंचे, छात्र रास्ते में उनको रोक दिए कि चक्का जाम में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना है। वो उनको बताना पड़ा कि मैं विधायक हूँ, मानने के लिए लोग तैयार नहीं। अब स्टूडेंट है, अलग अलग जगह से आए हैं, मानने विधायक स्कूटर से ऐसे चलाते हुए आ रहा है, 70 साल का व्यक्ति। तो एक सादगी ऐसे में, और वो पुराने लोगों में है। अब तो अगर नया किस्सा बताया तो एक ये शायद 2017 के इलेक्शन की बात है, मैं तब एक न्यूज चैनल के साथ था जुड़ा हुआ, उत्तराखंड इलेक्शन कवर कर रहा था। हम एक ओपन पोल टाइप का एक प्रोग्राम था जिसमें बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर से हम डलवाते थे कि रुचि किसमें है लोगों की, उसमें पार्टियों के नाम होते थे, अदर्स होता था। तो अब मैं नाम नहीं लूंगा, ना मैं विधानसभा का नाम लूंगा, ना मैं माननीय विधायक जी का नाम लूंगा क्योंकि वो तो अब 2 बार के विधायक हो चुके हैं। तो हम एक कार्यक्रम में हमने स्टेज लगाया और पब्लिक इकट्ठा हो गई, मीडिया का तामझाम देख के हो ही जाता है, पहाड़ की बात है, मैं विधानसभा का नाम नहीं ले रहा हूँ, उससे फिर आप गैस कर पाएंगे कि कौन विधायक है। तो अब वो एक सज्जन थोड़े छोटे कद गाड़ी के बार बार लाइन तोड़ के मेरे पास आते हैं। अब मैं मैनेज कर रहा था पूरा प्रोग्राम, एंकर हमारे दूसरे तरफ थे, मैंने कैमरामैन सेटअप वेटअप सब करवा दिया, मैं मैनेज कर रहा हूँ प्रोग्राम को। तो वो आते हैं, मैंने कहा भाई साहब आप प्लीज़ लाइन में आइए, आपकी टर्न में आइए अपनी। कहते मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैंने कहा ठीक है, फिर भी आप लाइन में आइए, क्योंकि हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं, आप इस तरह से, मतलब एक तरह का प्रोटोकॉल ही है हमारे लिए, तो ये अपना तोड़िए इसे। तो मुझे नहीं पता था कि वो आने वाले टाइम के प्रत्याशी हो सकते हैं। अच्छा। और ये घटना तो मेरे साथ है कि मैं नहीं जानता था कि उससे पहले 2 बड़े जो दावेदार थे वो पार्टी तोड़ के छोड़ के जा चुके थे, और वो भाई साहब को टिकट मिल गया, वो चुनाव जीत भी गए। तो वो जब हम तो नहीं पहचान पाए उन्हें, लेकिन जब वो लौटे, जैसे निर्वाचन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आप आते हैं, वो देहरादून आए, पार्टी दफ्तर के अंदर उन्हें आने ही नहीं दिया गया। उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, सादगी, मतलब बोलेंगे, वो इतने सीधे थे, उनको बार बार क्योंकि अब उस समय उतना हुजूम होता है, पार्टी जीत चुके, चुनाव सरकार बनाने जा रही है, और अब उनको धकेला जा रहा है, वो बेचारे लगे पड़े हैं। अच्छा, उनके आसपास सपोर्टर जो 2-4 थे, वो भी, उनको भी समझ नहीं आ रहा है। फिर अंदर फोन किया, बताया कि भाई मैं निर्वाचित विधायक हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए, मेरा ये सर्टिफिकेट है। तब तो उनको अंदर लाया गया। मैं वही कह रहा था कि जो पुराने लोग थे उनमें था। आज तो अगर आप जिला कार्यकारिणी में भी शामिल हो जाएं किसी पार्टी की, तो आप अगर उस जिला कार्य, मतलब वो जिला कार्यकारिणी भी मेन बॉडी की नहीं, उसके किसी विंग की, मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, तो उसमें भी क्या लिखवाएगा, जिला महासचिव
पिछड़ा वर्ग का इतना सा नीचे बारीक से में, और उस नीचे पार्टी का नाम सपा भाजपा जो भी उसे सादगी लिखवाना हो। सादगी का अपनी अपनी परिभाषा है। सादगी एक ये भी है कि बाढ़ पीड़ितों को देखने के लिए गरीबों के कंधे पे कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग किसानों का हाल चाल लेने के लिए मोजे पहन के उतर रहे हैं। ये भी जनप्रतिनिधियों की सादगी ही है। आपने जिक्र कर ही दिया है। मतलब कहाँ के वो थे, वो बिहार 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 में कांग्रेस के थे। कांग्रेस के। हाँ, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आपकी मति मारी जाती है, आप बुद्धि बेच चुके हैं। मतलब मैं इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ, एक तो सोशल मीडिया का जमाना, आपने उस जमाने में कुछ भी करो, आप कंधे पे चढ़ के गए हो या आपने लोग बिछवा दिए हो, उन पे पैर रख के आप गए हो, सामंतवादी सोच का ही एक उदाहरण। आप पीठ पे बैठ जा रहे हैं, आप हंस रहे हैं। मतलब उनको पता है कि उनके जूते और उनके कपड़ों से ज्यादा कीमती वो लोग नहीं है, इसलिए वो चढ़ के जाते हैं लोग ऐसे। और कहाँ तक जाएंगे भाई चढ़ वो के ऐसे? दरअसल वो उन्हीं से कम से कम अपने वो आइडियल जो उनके हैं राहुल गांधी जी, उनसे अगर थोड़ी सी प्रेरणा लेते तो मोजे पहन के खेत में उतर सकते हैं। जूते 100 अपना रुपए- दिखा लेते 100 मोजे रुपए पहन के कम से कम चले 1000 जाते। रुपए या 10,000 के शूज का नुकसान करने की जगह 100-200 के मोजों को कर ले। बैठ के बाढ़ अच्छे से दिखी। हाँ, उससे अपना गए वो बाढ़ क्षेत्र। एक मतलब आप पीड़ा कम करने गए हो कि दूसरे की पीठ पे चढ़ के पीड़ा बढ़ाने गए हो? मजेदार बात यह है कि ये तो मंत्री साहब है, मुझे याद है कि भाई साहब पत्रकार देहरादून में बाढ़ दिखा रहे थे और वो एक के कंधे पे चढ़ गए थे। वो थी न्यूज़, वो नीचे बैठा हुआ था और वो दिखा रहे हैं बाढ़ आ गई है, मैं इतना डूब चुका हूँ, मैं कंधे पे चढ़ा हुआ हूँ, इतना पानी है यहाँ पे। तो ऐसे भी किस्से हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी बाढ़ में एक कौन से चैनल के पत्रकार थे जो तैरते हुए रिपोर्टिंग करके दिखा रहे थे कि देखो, हाँ यहाँ इतना। ऐसे 2-3 अलग-अलग चैनलों के आ ये गए कितना स्तर गिराएंगे ये? मतलब टीआरपी के लिए कुछ भी। करे ना अहंकार और ये सब, ये मतलब गली गली कूचो कूचो के छोटे छोटे नेता भी अब बिल्कुल एंड के चलते हैं। आपके आपके पार्षद आपके हाथ में नहीं आते हैं आज के टाइम पे, जिसके हाथ में इतनी कोई पावर नहीं है। और पहले कौन पूछता था पार्षद को? मतलब बड़े शहरों को अगर मैं छोड़ दूं, जहाँ पे जैसे मुंबई जैसे शहरों की बात अगर उधर कर लें, तो वहाँ पार्षद की एक बड़ी वो होती है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे लोकल, उसमें पार्षद की इतनी कोई पूछ नहीं थी। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मतलब हम जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, तो उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, तो आपका टच आपके लोकल विधायक से भी रहता था। क्योंकि मतलब मुझे याद है कि जब मेरे पिताजी बरेली जेल में बंद थे आंदोलन के दौरान, तो विधायक लगभग हर तीसरे चौथे दिन हमारे घर आते थे, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई संदेशा पहुंचाने। और उसके बाद भी वो संपर्क ऐसा रहा कि जब तक वो रहे जिंदा, तब तक हमारा मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे जान पहचान हो चुकी थी। अभी भी जो वर्तमान विधायक है हमारे क्षेत्र के, वो लोगों से ऐसे ही मिलते हैं और उनके घर कभी भी आप चले जाइए वो मिलेंगे आपसे। तो लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद छोटी छोटी गली गली में जो छोटे भैया बड़े बड़े पोस्टर टांग देते हैं के प्रभारी, माननीय सांसद के प्रभारी या माननीय विधायक के प्रतिनिधि, सॉरी प्रभारी कह दिया मैंने, हाँ। तो ये लोग अलग ही ऐंठे में चल रहे होते हैं, पद नहीं है, कोई आपके पास पावर नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि वो विधायक जी आपको पहचानते, आपको दरकिनार भी कर देते होंगे एक बार को। हाँ हाँ, आपके यहाँ तो प्रभारी टाइप पोस्टर लगा, हमारे यहाँ प्रयागराज में एक पोस्टर लगा, हाँ। माननीय उप मुख्यमंत्री के भतीजे फलाने भतीजे। हमने कहा गजब है, भतीजे के दोस्त। हाँ हाँ, ये तो मान लीजिए कार्ड लिखवाते तो उसमें लिखवा लेते, लेकिन इनके भतीजे इस तरह के। राजनीति में एक नया जो आजकल ट्रेंड चला है, सोशल मीडिया। आपके पास थोड़े बहुत अब तो लोगों के पास पैसे भी आ गए, पावर भी बना लेते हैं, तो लोग भोकाल बनाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन जब वही जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, जैसा आप कह रहे थे ना कि पहले सहजता से सब लोग उपलब्ध थे, एक दूसरे से मिल जाते थे, आपके घर बैठ के, आपके चारपाई पे बैठ के, आपके चौकी तखत पे बैठ के आपके साथ कभी खाना भी खा लिए। चुनाव के टाइम दिखेंगे ना, चुनाव के चारपाई टाइम चौकी दिखेंगे, पे। वो भी एक ही दिन। एक विधानसभा में अगर 300 गांव हैं और चुनाव में 1 महीने पहले तो टिकट आपको मिलेगा, पता चलेगा, किसी को 20 दिन में 300 गांव का दौरा करना है आपको। तो वही तूफानी दौरा कहते हैं ना, तूफानी दौरा वो बन जाता है तीर कि यहाँ से यात्रा निकलेगी, यहाँ होते हुए इस मंदिर पे समाप्त होगी या इस चौराहे पे जनसभा होगी। तो उसी तरह यात्राएं होती, जनता से कनेक्ट नहीं लोग हो पाते, फिर उनका ये रहता कि लोगों का रुझान नहीं है, लोग ये नहीं कर। जैसे राहुल गांधी की अभी की यात्रा थी, मैं जिसे सही नहीं मानता हूँ, जैसे वो चाचा विधायक हैं हमारे, अगर विधायक चाचा हैं तो भतीजे को भी उतना रौब झाड़ना चाहिए क्या, या बेटे को भी उतना। जैसे मैंने एक बीच में आया था ना, किसी
विधायक के चालान के लिए जो गाड़ी लेके घूम रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है पूरे देश भर में होते रहते हैं कि वो फराटेदार गाड़ी चला रहे होते हैं कि भाई फला हमारे पिताजी हैं, फला हमारे ताऊजी हैं, फला हमारे वो हैं। अरे अभी एक विधायक या मंत्री के बेटे स्वास्थ्य विभाग, किसी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं या विधायक हैं, स्वास्थ्य विभाग में कोई मंत्री हैं, औचक निरीक्षण औचक निरीक्षण करने हॉस्पिटल में पहुंच गए, डॉक्टर को हड़का रहे हैं। जब सोशल मीडिया पे ये चीज आई तो वो पीछे हटे। कमिंग नेता इन वेटिंग वाले हैं अभी वो, तो मतलब ये मैं तो सही नहीं मानता हूँ इस कल्चर को, मतलब वीआईपी कल्चर ही है ये एक तरह का। बिल्कुल बिल्कुल वीआईपी कल्चर और है। सेवा, आप सेवादार है ना एक तरह से पब्लिक के वोट, हम मतलब जब प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कह सकता है, और तो आप अपने को मतलब ऐसे मान लेते हैं कि भाई वोट की कोई अहमियत नहीं है, दिया तुमने अपने लिए दिया, जो अब इसके बाद मैं राजा हूँ। आपने सुना भी होगा कई नेताओं को अपनी जनसभाओं में या उस तरह जब वो शिकायत लेके कुछ लोग पहुंचते हैं, वोट दिए थे हमें, यही पूछते हैं भाई सीधे सीधे। हाँ बिल्कुल, पता होता है कि इस क्षेत्र से आया है। हाँ, इस क्षेत्र में वोट नहीं मिला है, मतलब क्लियर मुंह पे बोल देते हैं। विकास कार्य भी उसी हिसाब से होते हैं। हाँ, मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ कि मैं जिस जिले से हूँ, जिस विधानसभा में हूँ, वो एक नेता प्रतिपक्ष के या पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आजमगढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और सारे विधायक वहीं से हैं, सांसद वहीं से हैं। विकास के नाम पे आप देखेंगे अगर केंद्र सरकार की योजनाओं के से कुछ न मिले तो सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, और जहां उनके लोग हैं उन क्षेत्रों में विकास हुआ है। जहां उनको लगता है कि ये तो जैसे कुछ गांवों को हमारे यहाँ कहा जाए ये तो जनसंघ के जमाने से है, वहां वो ना वो आते हैं ना वहां विकास पहुंच रहा है। कम से कम आप उन्हें अपना बनाने के वहां काम कीजिए। और अगर आप बराबर उससे चलते हैं, सबको बराबर उससे देखते हैं, तो समाजवादी सरकार में सैफई क्या से क्या बन गया, और क्या सैफई जैसा कोई और उदाहरण है जिसे उतना डेवलप किया गया हो? मन बदल सकता है आदमी का अगर आप विपक्ष में भी हैं या आपको हमने वोट नहीं दिया। मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि ग्राम पंचायत का एक छोटा चुनाव होता है, खूब तामझाम होता है, सबको पता रहता है कि ये परिवार, इतने परिवार इनको वोट देंगे। मेरे गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, चुनाव में जिनको हम लोग वोटिंग करते हैं वो हारते हैं, मामूली अंतर से हारते हैं। जो जीतते हैं, अब सोचिए प्रधान बनने के बाद उनको पता है कि इस परिवार का वोट हमको नहीं मिला है, और प्रधान बनने के बाद सबसे पहला काम मेरे घर का कराए वो। लंबी राजनीति के लंबे उसके बाद पूरा मन ही चलने बदल वाले गया लोग हम हैं लोगों ना। का, भाई कि हम तो इनको वो समझते थे और इन्होंने सबसे पहला काम मेरे घर कराया। 34-36 जो भी आप प्रतिशत वोट पाके जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उन 33% लोगों के ही जनप्रतिनिधि हैं। आप अब पूरे एरिया के जनप्रतिनिधि हैं। आप विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं पार्षद, आप पूरे एरिया के, तो आपको विकास सब जगह पहुंचाना होगा, आपको मदद सब लोगों की करनी होगी। आप फिर उसको पार्टी के तो उससे नहीं नजरिए से देख सकते, भाई ये फला पार्टी का एरिया है, यहाँ यहाँ मेरा झंडा नहीं लगा था, यहाँ के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, फिर आप उस नजरिए से नहीं देख सकते। और आपको अगर आगे भी जीतना है तो आपको फिर जो नहीं दे रहा है वोट उसको अपना बनाने के लिए वहाँ काम कीजिए ना। उसी बिल्कुल। अब वापस अपने मुख्य विषय पे लौट आते हैं, जो चल रहा था हमारा, जैसे नेपाल और बांग्लादेश सारे जिक्र हमने कर लिए, बट इन सब के बावजूद शुरू में ही आपने कहा था कि हम स्थिर हैं, कोशिशें हैं, प्रयास हैं लोगों के, नहीं लगा। लेकिन तैयारी में तो है अंदर अंदर। खुशी देखो आप, मतलब मैं उसका जिक्र करता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया, मेरा वीडियो इस पे था कि भाई अगर श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल देख के तुम्हें लग रहा है कि तुम इंडिया में भी ऐसा कर लोगे, तुम्हारी औकात नहीं है। ना मैंने किसी जात, ना किसी धर्म, ना किसी समुदाय को लेके कहा, मैंने सिर्फ उनकी बात करी जो भारत में ऐसा देखना चाहते हैं, जो भारत विरोधी सोच रखते हैं। उस वीडियो के कमेंट में कई सौ लोग अचानक कूद पड़े। अच्छा, वो मुझे कह रहे हैं तू ऐसा है, तू बीजेपी के लिए कर रहा है, और हम बदल के दिखाएंगे। भाई यानी कि तुम मान चुके हो कि तुम ही लोग हो जो ऐसा ख्वाहिश रखे हुए हो, कर नहीं सकते। तुम्हें पता है यूपी से हो तो योगी जी डंडा बजाएंगे, और आसाम से हो तो वहाँ हेमंता बैठे। लिखा गया था सिंहासन खाली करो, जनता आती है। हमारे ही बहुत सारे ओजस्वी कवियों ने बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन जनता उतनी अगर ऐसे ही उद्वेलित हो जाती, क्योंकि नेपाल का एग्जांपल बोल रहे हैं, अभी एक वीडियो वायरल हो रखा है, 16-17 साल का बच्चा है स्कूल का, वो बहुत ओजस्वी स्पीच दे रहा है, अंग्रेजी में है वो स्पीच, नेपाल का ही है वो, नेपाल का है, और वो स्कूल की स्पीच दे रहा है कि नेपाल को ग्रेट बनाना है, हम बहुत ज्यादा करप्शन में हैं, ये वो सो, और नेपाली प्राइड, और
और वो 16 साल के बच्चे के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो देखने लायक है। मतलब वो एक मंझे हुए राजनेता की तरह मतलब वो स्पीच दे रहा है। ब्लड में है उसके। तो आने वाला हो सकता है वो कल का वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी बन जाए, लेकिन तो एक वो चल रहा वायरल कि ये इस स्पीच ने भी आग में घी डालने का काम किया है। तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी वीर रस के कवि हुए हैं, हमारे यहाँ भी ऐसी ऐसी कविताएं गढ़ी गई हैं, आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन उस स्तर के आंदोलन ना होंगे, ना हो पाएंगे। और जो लोग ऐसे मंसूबे पाल के बैठे भी हैं, तो वो भूल जाएं कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ये भारत है। क्योंकि जैसे भीड़ का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, उसी भीड़ के सहारे तो शर्जील इमाम चाह रहा था ना हाँ कि इतने लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम असम को इधर काट दें, बंगाल इधर कर दें। सकते हैं, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं कर सकते आप, भारत की सत्ता को ही नहीं हिला सकते इस तरह से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर शर्जील इमाम जैसे लोगों की प्लानिंग थी और सरकार ना बदलती, एग्जीक्यूशन उन चीजों का हो जाता, तो क्या होता? यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप देखिए कि कुछ लोग जिनकी बात हो रही, सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस से हो चाहे इंडी गठबंधन के लोग हों, उनको लगता है कि हम तो जनता के दिलों में उतर के अपनी छवि बना के सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। पिछले 15, ये तीसरा टेन्योर, 15 साल होने जा रहे हैं, 15 साल से वो स्थिति और बुरी होती जा रही है उनकी। तो उनको लगता है क्या पता ये अराजकता फैला के या नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह कुछ ऐसी चीजें, स्थिति खड़ी की जाए, उसका थोड़ी अराजकता आए और उसके बाद ये कर लिया जाए। क्योंकि ऐसे कई ट्विटर हैंडल जो कांग्रेस को कहीं समर्थन करते हैं या किसी और को, तेजस्वी यादव आरजेडी @तेजस्वी यादव आरजेडी के ट्विटर हैंडल ने सीधे लिखा ये कि भूलिए मत, नेपाल के करीब बिहार है, हम डरा नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं। मतलब इस तरह का अगर किसी के दिमाग में ये चीजें आती हैं तो इसका मतलब क्या है? हालांकि जवाब देने के लिए बिहार के बगल में यूपी भी है, यूपी से संगीत सोम ने उसका रिप्लाई किया कि भाई हम मतलब बता नहीं रहे हैं, उसके बगल में उत्तर प्रदेश है। 90 का दशक देखा है बिहार में, क्योंकि वो डराता ही था। हाँ, सबके मन में मतलब जो उस तरह से है, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि अगर देखो, अगर मोदी हटाना है तो आपको मोदी से बेहतर विकल्प चाहिए, क्योंकि ये भारत की जो जनता है ना, इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है। बिल्कुल। अब वो मोदी जी से कम वाले पे तो नहीं जाएगी। और विपक्ष में उनसे 19 छोड़िए 10 ही हैं सारे। और नहीं, एक ये भी है ना कि लाखों केस जैसे हमारे अदालतों में पेंडिंग होता है, लेकिन हमारा फिर भी विश्वास अदालतों पे बना हुआ है, उसी तरह सरकार पे बना हुआ है, उसी तरह संविधान पे बना हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे बना हुआ है। इसलिए ये इस तरह के जो आंदोलन जो मंशा पाल रहे हैं ना, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये नहीं सक्सेस हो पाएगा। आप चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आग उगलिए, आप सड़कों पे उतर के लोगों को बरगलाइए, फिर भी जनता समझदार है। एट द एंड वो सोच समझकर ही वोट देती है, उसे भी अपना भला पता है। उसने आपको भी 10 साल दिए थे, इनको भी 15 साल दे दी है, ठीक है, आगे भी देगी, और आपको पीछे 60 साल भी दिए हैं, सब देखा है जनता ने, ठीक है ना। है ना कि मन में हर आदमी के डर पैदा हो जाता है, अस्थिरता आ ही जाती है कुछ चीज़ों को लेके। जैसे आपकी बात पे मैं फिर आता हूँ कि सोशल मीडिया पे ये नेपाल का आंदोलन भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके ही हुआ है। हाँ। इसी तरह जैसे भारत की बात कर रहे हैं, भारत में एक कांग्रेस के समर्थन में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, खूब दिन भर अपनी करते रहते हैं जो मन में आता है। उन्होंने नेपाल की एक वीडियो किसी पॉलिटिकल नेता को जनता दौड़ा रही है, उस वीडियो को लिख के उन्होंने कैप्शन क्या लिखा कि आप भारत में किस नेता को इस तरह से पिटते हुए देखना चाहते हैं। कोई लिख रहा है कि बिहार नजदीक है, कोई इस तरह से अपने तानाशाह के खिलाफ कब आप आवाज उठाएंगे। इस तरह की चीजें आती हैं तो कहीं कहीं लगता है कि देश के अंदर रह के देश में अस्थिरता लाना और ये सपने देखना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तरह स्थिति हो, सत्ता परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन के लिए आप अच्छे भाई, आपको 99 सीटें मिली हों या 100 सीटें 4, 6, 10 राज्यों में आपकी सरकारें हों, तो आप अपने काम से जनता के दिल में अपनी छवि बनाइए ना। और आप इसका सीधा उदाहरण ये ले लीजिए ना, 99 तक भी तो पहुंचे हैं। हाँ, और आप इसका सीधा उदाहरण ऐसे ले लीजिए ना, दिल्ली मान लीजिए उदाहरण के। दिल्ली की यही जनता केजरीवाल को चुनती थी, हाँ, और उधर मोदी जी को चुनती थी लोकसभा में। बिल्कुल। उसे पता है कि उसे क्या करना है, हाँ, क्या चाहिए उसे पता है कि मेरी लोकतंत्र में मेरा अधिकार कितना है और कैसे मुझे कहाँ क्या चाहिए।
हालांकि अब उन्होंने हटा दिया। वही दिल्ली की जैसे केजरीवाल को हटा भी देती कि उसको भी सच्चाई पता चल जाती है कि ये एक हाँ, दो हटा सपने दिया, दिखा अब के किस हटा तरह दिया से ना। आए। लेकिन उन्होंने 11-12 साल उसे हाँ। चुना, साथ साथ मोदी जी को चुना। भाई और दिल्ली को, जनता को लग रहा था कि केंद्र में वो है, राज्य में ये हैं, और जिस तरह से केजरीवाल के मूवमेंट से सपने दिखाए गए, जिस तरह से हुआ, एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, लेकिन बार बार तो आम आदमी के नाम पे आप विलासिता करेंगे तो राइटर नोट में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये आंदोलन इसलिए भी इस तरह का उग्र आंदोलन सफल नहीं हो सकता क्योंकि अब लगभग सभी लोगों के हाथ में रोजगार है, स्वरोजगार है, ठीक है, हर आदमी काम कर रहा है या उसको तरीके पता है कि कहाँ से कमाना है उसको। नेपाल में ये था कि बेरोजगारी बहुत चरम पर है, इसलिए वो आंदोलन वहां सक्सेस हो गया। या और मेरा तो वही कहना है हर जगह के युवाओं को, और युवाओं के प्रति मतलब ये रखने कि अगर आप ऐसे किसी बड़े कार्यक्रम का वो कर रहे हैं तो जरूर आप बुजुर्गों को साथ लेके चलें, क्योंकि आप उनके बिना दिशा नहीं दे पाएंगे ना। आप ये देखो क्या हुआ बांग्लादेश में, आप बदलने आए थे ना, हाँ हाँ क्या बदल पाए? नहीं बदल पाए। श्रीलंका में आपने कि भाई इस परिवार की चल रही है, सब कुछ करा, लेकिन क्या आप जिस लिए लड़ाई लड़े थे क्या श्रीलंका को वहां पहुंचा पा रहे हैं? उससे ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है श्रीलंका में इनमें। पाकिस्तान के हालात इसलिए भी इनसे ज्यादा सुधरे हुए इसलिए क्योंकि वो एक तो भीख का कटोरा लेके पहुंच जाता है कहीं पे, तो शर्म तो आती ही नहीं है। दूसरा ये भी है कि कई देश उस पर इसलिए इंटर करते हैं कि वो भारत का राइवलरी है, ठीक है, और बाकी छोटे छोटे ये देश है, इनसे किसी को कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए यहाँ जो हो रहा है सड़ता रहे गलत। भारत की चुनौती बहुत बड़ी होती जा रही है, बहुत ज्यादा चारों तरफ से घिर चुका है। पड़ोसी अभी सगे नेपाल हैं का नहीं। इससे पहले था नहीं नेपाल, अब नेपाल भी उस लाइन में आ गया। ठीक है, पड़ोसी सगे हैं नहीं, अंदर जो बैठे हैं कुछ वामपंथी, कुछ ये लेफ्टिस्ट, ये अपनी विचारधारा, ये बहुत इतने खुश हैं कि इन्हें लग रहा है कि भाई नेपाल हो गया। नेपाल की स्थिति के लिए कहीं न कहीं ये भी जिम्मेदार है भाई। अमेरिका और रशिया की तरह जैसे कहते हैं ना कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। मतलब इस स्टेज पे कम से कम, मतलब मैं तो आज के दौर में कहूँगा आप पड़ोसी बदल सकते, आप मकान बेच के चले जाइए, लेकिन हिंदुस्तान तो यहीं रहेगा। और ये इस लिहाज से मतलब मत रखिए, हाँ पड़ोसी से मतलब ही बंद कर लीजिए, हम बात ही नहीं कर रहे। सही है। लेकिन बात यही है कि अब चुनौती बहुत सारी हो गई है भारत के आगे कि भाई, और अगर ये जैसे हमने पहली बात करी, जेनजी का तो नहीं है, प्रायोजित है कहीं ना कहीं से, और उस तरह के प्रायोजन अगर पूरे पड़ोस में आपके घट चुके हैं और आप अकेले बच रहे हो, तो आपको और अधिक चेताने की जरूरत है, और सरकार के साथ साथ जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। स्थिर होने में ही भारत की भी तरक्की है, क्योंकि चाहे वो ट्रेड के तौर पे हम देखें या सुरक्षा के तौर पे देखें, अगर वो स्थिर रहेगा देश तो हम ज्यादा चैन की नींद सो पाएंगे। क्योंकि हमें पता होगा कि अगर मेरा पड़ोसी बहुत ज्यादा उपद्रवी है तो मुझे ये डर लगा रहेगा कहीं वो सिलेंडर ना फोड़ दे, मेरी दीवार ना टूट जाए, या वो रात को तेज डीजे बजा के मेरी नींद हराम ना कर दे, या कहीं एसी ना फूक दे। तो आपकी एक बात मैं बीच में जुड़ा कि पड़ोसी से मतलब मत रखिए, आपने कहा, लेकिन पड़ोसी से मतलब मत रखिए, लेकिन क्रिकेट भी मत खेलिए। एशिया कप चल रहा है इस समय, एक मुद्दा ये भी है कि वो विषय ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट भी नहीं खेला जा सकता। हर तरह का स्पोर्ट जब आप बंद कर सकते हैं, जैसे हॉकी में नहीं खेला गया अभी, चल रहा है उसका आपकी मेरी दुश्मनी है, लेकिन आप मेरे पड़ोसी हैं, आपकी मेरी दुश्मनी है, लेकिन आप और मैं साथ साथ अपने घर नहीं खेलेंगे, लेकिन तीसरे मोहल्ले में जाके आप और मैं साथ खेल सकते। वही ये तरीका पुराना हो गया। खेल मनोरंजन मित्रता बढ़ाता है, या ये बढ़ाता वही है, हो ये गया। पहले के हो गए। हम पता नहीं क्यों खेल रहे हैं। हम रिचेस्ट वो है क्रिकेट बोर्ड, हाँ रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, हम चला रहे हैं आधे से ज्यादा तुम्हारी आईसी। लेकिन वही हुआ ना कि इसका नुकसान भी होता है कि वैसे तो जैसे अभी एक वेटरन्स कप हो रहा था, इसमें शिखर धवन शायद कप्तान थे, उन्होंने खेलने से मना कर दिया था, वो लीग में नहीं खेला, और फिर सेमीफाइनल का शायद फ्री पाकिस्तान के साथ पड़ा तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता, हालांकि वो साउथ अफ्रीका से हार गया था। लेकिन अब ये इंटरनेशनल, ये रिकॉर्ड बुक में जाता है, तो इसका ये डर भी है। रिकॉर्ड के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए इस तरह से मैं कभी सहमत नहीं हूँ कि एक रिकॉर्ड बनाने के लिए है ना, जो आप रिचेस्ट बोर्ड की बात कर रहे हो, वो वाला रिकॉर्ड, वो रेवेन्यू जो है ना, रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड बनता जा रहा है, दूसरा वाला पहलू हो सकता है कि रेवेन्यू आप कर सकते हैं जो भी है, लेकिन एक रिकॉर्ड के बोर्ड लिए है। आपको अगर 100 करोड़ 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो 1-1 रुपया चंदा मांग लेना बीसीसीआई। और ऐसी स्थिति में कि 2 महीने 3 महीने, ऑपरेशन सिंदूर को 2 महीने 3 महीने नहीं हुए, पहलगाम की घटना को इतने दिन नहीं हुए, लेकिन उसके बाद तुरंत ऐसी चीजें हो रही हैं। मेरा तो मतलब ये मानना है कि भारत चाहे तो एक अलग बोर्ड बना, मतलब देशों को तैयार करके क्रिकेट खिलवा सकता है,
वो पाकिस्तान का बहिष्कार तक करवा सकता है। मैं वही कह रहा हूँ। और अगर इतना पैसा कम पड़ रहा है तो बोलो ना इंडियंस को कि 10-10 रुपए तुम दो, बिल्कुल बिल्कुल 1400 करोड़ रुपए तुम लो। मुझे लगता है कि अगर तुम रोज 10 रुपए किसी से मांगो तो तुम्हें रोज 10 रुपए दे देगा, इस बात पे कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे। इतना तो मैच के दौरान जो ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप पहले थे, अब तो मान लीजिए हट में बैन हो गए, उस पे उतने लोग जीतते हारते रहते हैं। तो दूसरा ये भी कि अब पाकिस्तान के साथ वो रोचकता बनी भी नहीं है, सच बताऊं तो। अब इंटरेस्ट रहा नहीं ये जबरदस्ती की बनाने की कोशिश है। इनके प्रोमो, एशिया कप के प्रोमो देख लीजिए और ये सब देख लीजिए, उसमें बनाने की कोशिश मुझे की तो जा आप रही है। यकीन मानिए कि जो सहवाग का मैंने वो एडवर्टीजमेंट देखा, मेरा खून खौल गया उस आदमी का एडवर्टीजमेंट देखने के बाद। क्योंकि सहवाग ने वो ऐड करा है ना, हाँ, ऐड आया है। इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप के उसका। मतलब यार तुम कुछ भी कर लोगे पैसों के लिए, मतलब ठीक है, पर खैर सहवाग से ही क्या कहें, पैसे की जब बीसीसीआई को ही पैसे की हाँ, उतनी उसमें बड़ी है क्या तो हुआ? सहवाग ही क्या करे। गांगुली भी सपोर्ट में थे कि बंद नहीं होना चाहिए, कि ऐसे कुछ शायद उनका बयान आया था। ये अलग ही इनकी कहानी है। और चलते चलते एक बड़ी खबर थी कि एक पत्नी ने अपना पति पीट दिया। खबर ये बड़ी नहीं है, ये होता रहता है, ये तो होता हर है। बार आप, लेकिन हर लेकिन हर जो पहिया का जब घूमता है तो उसमें आप एक पारिवारिक और पत्नी पति और व्यवस्थाओं वाला एक विषय लेके आते ही है। घर की पीड़ा है। नहीं, मेरे घर की तो ये पीड़ा नहीं है। लेकिन आप लेके आते, कई लोग इससे जुड़ जाते होंगे, ये तो सही है। सब अपने अपने दर्द, अपने अपने जख्म देख लेते होंगे। खबर खबर ये है कि नई नई शादी थी, ससुराल गए थे और जाके पत्नी ने कहा कि मेरा समोसे खाने का मन है। वो भाई साहब समोसे लेने गए, लेकिन समोसे ला नहीं पाए किन्हीं कारणों से, या तो मिले नहीं या वो भूल गए, मतलब कुछ भी कारण रहा। रवि किशन जी, अच्छा वो समोसा वो साइज, वो दाम नहीं मिला होगा, महंगे होंगे। हाँ, तो कुछ भी कारण रहा कि वो नहीं वो कर पाए और वो घर आ गए। घर आने के बाद धुलाई हुई पति महोदय की, पत्नी ने मारा और अपने घर वालों के साथ मिलके मारा। समोसा राष्ट्रीय मुद्दा होता जा रहा है। समोसा कला का कारण है, ये मान सकते हैं, क्योंकि जब चित्रा त्रिपाठी और इनके रागिनी नायक के बीच में कला करा सकता है एक ट्वीट समोसे का कि एक ट्वीट की वो तो बहुत ज्यादा स्तर गिरने वाली बात थी कि आप हाँ, लेकिन समोसा वहां भी समोसा ही समझ पे ही मैं कह रहा हूँ कि आप जनजियो का आंदोलन पे हमने शुरू किया था, अब ऐसा ना हो कि फिर पत्नियां भी निकल पड़े समोसा के लिए एक आंदोलन करने और उसके अगुआ रवि किशन जी बच जाए। हो सकता है, पर जो चित्रा त्रिपाठी और रागिनी नायक के बीच चला वो तो बहुत स्तर गिरने वाली वो चीज थी। अब उसको मौका, और आप महिला लगी पड़ी है इसी बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और भाषा की मर्यादा नहीं, ओयो तक के आप जिक्र कर रही हैं। पारिवारिक कार्यक्रम में किसी के कोई गया, अपनी पत्नी के साथ गया, उसका कनेक्शन कुछ तीसरा ही आप निकाल रही हैं। दोनों में से किसी को नहीं बोल सकते कि वुमेन्स कार्ड खेल रही। वरना अगर एक साइड पुरुष होता फिर देखो आप जो उसकी रेल बंदी थी। तीसरे मजे ले रहे हैं। मैंने कल एक किसी का ऐसे ट्विटर पे मैंने देखा, उन्होंने चित्रा त्रिपाठी का एक थोड़ा साइड सा फोटो लगा के कैप्शन किस तरह का लिखा होगा सोचिए। लग रहा है समोसे सही साइज के नहीं मिले। ये कैप्शन चित्रा त्रिपाठी फोटो के जनता का स्तर गिरता क्या स्तर, मतलब आप व्यूज और उसकी जो रीच की हम बात कर रहे थे, उस चक्कर में आप कुछ भी बोल दे रहे हो। दो लोगों की लड़ाई में तीसरे इस तरह के स्तर गिरा के काम कर रहे हैं। समोसे के लिए पिटाई करना हो तो मैं तो अभी तक तो मैं वहीं अटका हूँ, समोसे के लिए कौन पिटाई कर दी। पर मैं फिर भी, आपकी कोई डिमांड रहती है जब आप ससुराल जाते हैं, मतलब कि पत्नी की कुछ? मैं बहुत कम जाता हूँ। मेरा चलिए, आपका रिकॉर्ड कम का है। मैं आज तक नहीं गया, आज तक गए नहीं, शादी के बाद ही नहीं गया। मतलब नाराजगी रही होगी। नहीं, नाराजगी नहीं, बस हमारे यहाँ प्रथा होती है जब तक उधर से बुलाया नहीं जाएगा तब तक जाना नहीं। बुलाया तब जाता है जब उनके घर कोई मांगलिक आयोजन। आज आपकी जो घर जाके स्थिति होगी, आप ये कह रहे हैं कि ससुराल से बुलाया नहीं जा रहा, सीधा सीधा आरोप लगा दे रहे हैं। अरे अब बुलाया जाता है, पहली बार एक बार आप चले गए तो फ्रिक्वेंटली आना जाना शुरू हो जाता है, लेकिन पहली बार ही नहीं जाना हुआ तो 8 सालों में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। जी को कुछ दो पहिए कम मिले हैं, चौपहिया की डिमांड थी। नहीं, मैंने डिमांड भी नहीं थी और उधर से वो भी था, ऑफर भी था। पर ये रोचक जानकारी आपने दी कि आप पहली बार ससुराल तब जाएंगे
जब आपको उधर से बुलाया जाए। बुलाया जाएगा। हाँ। और लेकिन वो बुलाएंगे क्या सिर्फ मांगलिक कुछ ऐसे कार्यक्रम विशेष आयोजनों में ही बुलाया पैसे भी तो जाता बुला सकते हैं कि भाई आ जाइए, घूम है। जाइए। हाँ, लेकिन अभी हमारे यहाँ जैसे चलता आया है। ये तो हमारे ही बता कि बुलाया, लेकिन खैर वो तो अलग जाने वाली बात है। लेकिन आप जैसे हमारे यहाँ तो होता है ना कि द्वार भाटे के लिए, मतलब कि घर में जब आप वो करते हैं, हमारे द्वार भाटा बोलते हैं हमारे यहाँ, कि मतलब जब आप एक बार दुल्हन लाए हैं, फिर हमारे यहाँ कथा होती है, उसके बाद उनके घर में भी कथा होगी। अच्छा। तो फिर हम जाते हैं भाई। तो आप उसके लिए भी नहीं गए? नहीं, हमारे यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ बस शादी के दिन गए, और अगले आपकी दिन शादी विदाई को हो काफी गए, समय हो उसके चुका बाद। है। हाँ आपकी शादी को हाँ, 8 समय साल हो हो गए, 7 साल 8 साल हो पत्नी गए। जी जितनी करती है। हाँ? उन्हें छोड़ने भी नहीं गए क्या? उनको छोड़ने भी कभी हम नहीं गए आज तक। सर ये मतलब फिर तो नाराजगी आप कहते रहो कि नाराजगी, दरअसल उसी रूट पे मेरा ननिहाल भी वहां से 1-2 किलोमीटर आगे है, तो रास्ता वही दिखता है, लेकिन वहां कभी जाना नहीं हुआ है। है ना? आप समोसा नहीं, ये मुझे लगता है ये मीठा अच्छा खिलाते हैं। इनके पड़ोस में एक अच्छी बिल्कुल। दुकान है मीठे की नहीं, मीठा मैं खुद भी हलवा वगैरह अच्छा बना भी लेता हूँ, बनाने का शौकीन हूँ। बनाने के। वो तो आपने बताया था पिछले एपिसोड में कि उससे पिछले हाँ, उससे एपिसोड पहले में मैंने बताया था कि बड़े बनाने कपड़े का धोने पसंद नहीं है, लेकिन कपड़ा धोना पसंद वाकई नहीं है, खाना बनाना लेकिन मैं फिर भी उन महिला का जिन्होंने समोसे न लाने पे अपने पति को पीटा, पति के साथ तो पूरी सहानुभूति है अभी मेरी इस मुद्दे में। मेरी पति के साथ सहानुभूति है, वो इसलिए कि भाई तू पिटाई से ही बच गया। हो सकता है कि तू नीले ड्रम में फिट हो जाता। अरे इतना जो स्थिति है, जो तो पिछले कुछ केस आए हैं कि कहीं नीले ड्रम के 2 केस आ गए ना, एक शायद अलवर का भी था और एक मेरठ का तो था ही था। उसके अलावा और कई सारे केस आए हैं अलग अलग प्रकार के। तो मुझे लगता है कि भाई साहब आप पिटाई से बच गए, आप शुक्र मनाओ, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। शादी तो बची होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब इतना मीडिया ट्रायल हो जाता है, सोशल मीडिया से लेके और तो कुछ नहीं बचता। पहिया तक पहुंच जाते हैं ऐसी खबरें, तो कहीं न कहीं कुछ ज्यादा ही मामला सीरियस हो गया, संगीन है मामला, संगीन। फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा करो कि नीले ड्रम में तुम नहीं पहुंचे, वरना तो हम नीले लोगों की तरफ शुभकामनाएं हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सफल रहे, सफल रहे। पटरी पे लौट आए, और समोसे के साथ साथ आप चटनी और या तो देखो ये भी होता है ना कि पीटने की मंशा ही रही होगी। कहीं ऐसा था पति महोदय समोसे लाते हैं, फिर कहती नहीं जी तुम आलू वाले पी गए, हमने तो कीमे वाले मंगाए थे, या हमने मेयोनीज वाले। आजकल तरह तरह के समोसे भी है ना मार्केट में। हमारे यहाँ खिलाए नहीं है अवनीश जी, बताए तो हैं कि कितने प्रकार के इनके पड़ोस में मिलते सही, हैं, ये हमारे पड़ोस लेकिन में खिला नहीं पाए। आंदोलन, समोसा और नेपाल। तो यही था आज का हमारा ये कार्यक्रम में जो हमारी चर्चा थी। और मेरी सभी से अपील है कि अगर आप युवा हैं और युवा नहीं भी हैं तो भी, अगर आप किसी भी आंदोलन या इस तरह का कोई स्टेप उठाते हैं तो आप बड़ी सोच समझ के उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखिए कि आप भविष्य में, और सिर्फ देश बदलने के आंदोलन ही नहीं, अगर आप अपने घर में बदलाव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो उनकी प्रॉस एंड कॉन्स देख लो कि आगे उसका करना, क्रांति लाना कोई गलत बात है, लेकिन उसके तरीके क्या होने चाहिए, तरीके, उसके परिणाम क्या होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि निज स्वार्थ में आप पूरे देश का बंटाधार करा दे रहे हो। 5 मिनट के लिए आप पूरी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर सकते हो। आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर सकते हो। तो आपकी इस विषय पे क्या राय है? इन विषय पे जो हमने राय दी है उनमें आप हमारी किन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, वो भी आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, समोसा अगर मंगाया जाए तो ले जाना मत भूलिएगा। तो अगर पसंद आ रहा है शेयर करिए। रोचक किस्सा किसी के पास हो वो भी शेयर कर सकता है कोई। हाँ, किसी के पड़ोस में, किसी के गांव में कभी कोई ताऊ, चचा, भैया शामिल कर ले। हाँ बिल्कुल, शेयर कर सकता है, पिट गए अनुभव शेयर कर सकता है, या पिटने का ही नहीं, कुछ भी आगे हो। मेरे पास एक किस्सा है लेकिन समय कम है, फिर वो अगली बार करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाइए। जो पसंद नहीं आ रहा है वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।